क्या हाल है भाई? कैसे सब लोग? तो यार आई होप कि सब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। और आज अपना काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है। पिछले 7 लेक्चर्स में अपन ने काइनेमेटिक्स के अंदर वन डी मोशन को अच्छे से समझा है। और वन डी मोशन अपना चल रहा था। वन डी मोशन के अंदर अपन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के मोशन पे अपन जंप कर चुके थे, और उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स और उसके अच्छे अच्छे कंसेप्ट हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अपन ने ऑलरेडी कर लिए हैं और कुछ अपन करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें तुम्हें पसंद आ रही हो और लेक्चर अच्छे से पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नोट्स वगैरह के लिए, क्लासेस की सारी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और कोई भी क्वायरी हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, 7696836922। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मुझे मैसेज कर सकते हो तुम्हें कोई भी क्वायरी हो तो। फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो तुम ये अपना डाउट ग्रुप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, माफियाज डाउट क्लास ग्रुप, जहाँ पे 24x7 डाउट्स चलते रहते हैं, बच्चे आपस में डाउट डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, और फिजिक्स के नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के डाउट आपस में डिस्कस करते रहते हैं। बट हाँ, मैं खुद जो पर्सनली आंसर करता हूँ वो सिर्फ फिजिक्स के आंसर या क्वेश्चन से आंसर कर सकता हूँ। तो मैं खुद भी जैसे ही टाइम मिलता है मैं फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारे जो भी डाउट्स होते हैं। और डेली डेली लाइव सेशन लेता हूँ। डेली लाइव सेशन लेता हूँ ऑडियो डिस्कशन का, जिसमें बच्चे खुद मुझसे डायरेक्ट ऑडियो कॉल पे डिस्कशन करते हैं। ग्रुप के अंदर ऑडियो कॉल होती है और बच्चे मुझसे लाइव इंटरेक्ट करते हैं, अपने डाउट्स का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जो भी उनको डाउट होता है उसके बारे में वहाँ पर डिस्कशन होता है। और ये सब चीज़ें कम्प्लीटली फ्री हैं, तुम्हें किसी भी टाइप का कोई पे नहीं करना, किसी भी तरीके का कोई अमाउंट पे नहीं करना, कम्प्लीटली फ्री है। तो अगर ये चीज़ें तुम्हें अच्छी लग रही हो तो यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जरूर करना, और चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक जरूर करना। ठीक है, तो यार अपन स्टार्ट करते हैं ना। लेक्चर नंबर 8, उसमें अपन क्रॉसिंग एंड ओवरटेकिंग ऑफ व्हीकल्स की बातें कर रहे थे। कि अभी तक तो अपन ने वही देखा था कि जब पार्टिकल्स अकेले अकेले चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि भाई कोई कितना जाके रुकेगा, कहाँ से घूमेगा, कितना एन सेकंड में कितना चलेगा, कितने सेकंड में क्या होगा, वो सब अकेले पार्टिकल के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे थे। इसकी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब एक पार्टिकल के मोशन की बातें कर रहे थे। अभी एक से ज़्यादा पार्टिकल एक साथ मोशन कर रहे हो तो उनके बीच की डिस्टेंसेस कम होती हैं, बढ़ती हैं, कोई किधर जा रहा, कोई किधर जा रहा है, इस तरीके से चल रहा होगा। तो अगर एक ही लाइन में, अगर क्रॉसिंग एंड ओवरटेकिंग ऑफ व्हीकल्स इन वन डी के अंदर, कि जब पार्टिकल एक ही लाइन के अलोंग चल रहे होंगे तो वो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, ओवरटेक करेंगे, तो वो किस टाइम पे होगा, क्या उनके बीच की सेपरेशन होगी, ये सब चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर। तो अगर हम एग्जांपल से समझना चाहें कि ये मान लो कोई कार ए है और ये कोई कार बी है, पैरेलल ट्रैक्स पे चल रहे हैं। पैरेलल ट्रैक्स पे चल रहे हैं तो ये मान लो V1 वेलोसिटी चल रही है, V2 वेलोसिटी चल रही है, इसकी एक्सेलरेशन A1 है, इसकी एक्सेलरेशन A2 है। मान लो हो सकता है कुछ समय बाद में ये आगे चला जाए, ये यहाँ पे पहुँच जाए और ये यहाँ पे पहुँचे। समझ में आई क्या बात? हो सकता है ये ऐसे रहो, हो सकता है बी पहले पीछे रहा हो सकता है बी पहले पीछे रहा हो, ए आगे चला गया, हो सकता है फिर बी और आगे चला गया हो इससे। समझ में आ गई ये बात? कुछ भी हो सकता है। जब अगर बी पीछे से आया, ए को क्रॉस करके गया, ये भी चलता हुआ आ रहा था, बीच में कहीं इनकी क्रॉसिंग हुई होगी, फिर बी आगे चला गया, ए पीछे रह गया। हो सकता है कि ए अपनी स्पीड फिर से बढ़ाए, एक्सेलरेशन इसकी मान लो बढ़ा दी जाए और इसकी स्पीड और बढ़ जाए, तो हो सकता है कि ए आगे जा करके बी को क्रॉस कर जाए। समझ में आएगी बात? तो इस तरीके का मोशन हो सकता है जब दो पार्टिकल पैरेलल चल रहे हो, तो दो कार पैरेलल चल, दो बाइक्स पैरेलल चल, कोई भी दो व्हीकल पैरेलल ही चल रहे हो, तो ये ओवरटेकिंग क्रॉसिंग के सिनेरियोज होते हैं। तो इनके बारे में समझना है कि अगर वन डी में अंदर एक लाइन में चल रहे हो तो किस तरीके से ये ओवरटेकिंग और क्रॉसिंग होगी। तो ध्यान सुनो, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। इसमें बोला है ट्रेन है 400 मीटर लेंथ की है और क्रॉसिंग ए ब्रिज 800 मीटर लॉन्ग विद यूनिफॉर्म स्पीड 40 मीटर पर सेकंड, फाइंड टाइम ऑफ क्रॉसिंग द ब्रिज। एक ट्रेन है 400 मीटर लेंथ की, इसको ब्रिज क्रॉस करना है। ठीक है, सिंपल। एक एक पार्टिकल के मोशन से किसी लेंथ को उसको क्रॉस करना, उससे सिंपल वाले क्वेश्चन से समझते हैं पहले कि क्या होता है क्रॉसिंग व्रोसिंग। तो इसमें होता है क्या है कि ट्रेन है 400 मीटर लेंथ की, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 400 मीटर लेंथ की एक ट्रेन है, इसकी लेंथ तो मैं दे रखी है 400 मीटर, और ये बोला कि एक ब्रिज को क्रॉस करती है, जिस जिस ब्रिज की जो लेंथ है, एक ब्रिज को क्रॉस करती है, ब्रिज के ऊपर चलती हुई जा रही है। मान लो ये ऐसे लेंथ पे चल रही थी, रोड ट्रैक के ऊपर चल रही थी, और ट्रैक में आगे ब्रिज आ गया। ठीक है, ट्रैक में आगे ब्रिज आ गया, ये ब्रिज है मान लो, और फिर आगे फिर से ट्रैक है सिंपल।
ट्रैक की जो लेंथ दे रखी है, ट्रैक में जो ब्रिज की लेंथ दे रखी है, ब्रिज की लेंथ वो 800 मीटर दे रखी है। 800 मीटर की लेंथ का ये ब्रिज है और बोल रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से चल रही ट्रेन, तो इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने तुम्हें सिनेरियो दिखाया कि ये ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज है और ये ट्रेन है। अब इसको ट्रेन को क्रॉस करना है। ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो दे रखी है कितनी बेटा, ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है 40 मीटर पर सेकंड, ये नहीं चेंज हो रही है। तो ये आगे चलेगी, ट्रेन चलेगी चलेगी चलेगी, क्रॉस करना है, तो कितने टाइम में इसको कंप्लीटली क्रॉस कर देगी। देखो खुद से ट्राई करो, बाकी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि खुद से करोगे तो चीज़ें तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। अगर ये ट्रेन इसको क्रॉस करना स्टार्ट करती, क्रॉसिंग स्टार्ट कहाँ पे होगी, क्रॉसिंग स्टार्ट होगी जब इसका फ्रंट एंड ट्रेन का इस ब्रिज के ऊपर आएगा, यहाँ से क्रॉसिंग स्टार्ट होगी, फर्स्ट जो फ्रंट एंड इस पे आएगा। उसके बाद में जैसे जैसे आगे चलती जाएगी ट्रेन, आगे चलती जाएगी, आगे चलती जाएगी, क्रॉसिंग चल रही, क्रॉसिंग चल रही, क्रॉसिंग, क्या यहाँ पे क्रॉसिंग खत्म हो गई, नहीं, अभी तो ट्रेन ब्रिज के ऊपर है, आगे चलेगी आगे चलेगी आगे चलेगी। क्रॉसिंग कंप्लीट कब होगी, जब इसका पिछला हिस्सा ब्रिज ब्रिज को क्या कर जाएगा, कंप्लीट करके आगे पास हो जाएगा, यहाँ पे इसकी क्रॉसिंग कंप्लीट होगी। तो अगर मैं क्रॉसिंग बताना चाहता हूँ तो इनिशियल और फाइनल सिनेरियो बताऊँ कि ट्रेन कहाँ से कहाँ तक गई है। ट्रेन यहाँ से चली है और फाइनली यहाँ पे पहुँची है, यहाँ पे पहुँची है, ये इसको बोलेंगे कि हाँ अब जो है वो क्रॉसिंग कंप्लीट हुई है, जब ट्रेन यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँच चुकी होगी, फिर हम बोलेंगे कि हाँ अब जो है वो क्रॉसिंग कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है क्या यार, इस प्रोसेस को बोलेंगे। तो इस प्रोसेस में जो ट्रेन है वो ट्रेन कितना चली होगी, उसके लिए देखेंगे कि ये वाला हिस्सा, इसका पीछे वाला आगे वाला हिस्सा यहाँ से चल के और यहाँ तक पहुँच चुका है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 800 प्लस आगे 400 मीटर, तो कितना 1200 मीटर, इतना डिस्टेंस इसको चलना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे सर कि वो यहाँ से चल के यहाँ पे गई है ना, यहाँ से चल के ट्रेन यहाँ पे नहीं गई है, ट्रेन यहाँ से चल के और यहाँ पे गई है। अगर मैं पीछे वाला हिस्सा देखूंगा तो फिर ट्रेन का पीछे वाला हिस्सा देखूंगा कि ये कहाँ पे गया है, यानी कि इसका हर एक पॉइंट बराबर डिस्टेंस से चलेगा। तो अगर मुझे कितना डिस्टेंस चली वो देखना है तो उसके एक हिस्से को देखना पड़ेगा कि एक पॉइंट कितना चला, उतना ही बाकी सारे पॉइंट चले होंगे, तो ये इतना चला है। समझ में आ गई क्या बात। मैं यहाँ से भी कर सकता था कि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है, वो भी सेम, ये 400 प्लस 800 ही आएगा। और जब मैंने फ्रंट एंड को देखा ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये 800 प्लस 400 उतना ही आएगा। क्लियर है क्या यार। तो ये क्रॉस कर रहा है, जो टाइम लगेगा वो तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से निकल के आ जाए, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। तो डिस्टेंस आ जाएगी 1200 मीटर्स को चलना पड़ा, अपॉन में स्पीड जो है बेटा वो कितनी है, स्पीड है इसकी 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। तो जीरो से जीरो कट गया, 4 3 जा 12, तो 30 सेकंड निकल के आ जाएगा। 30 सेकंड यानी कि आधा मिनट इसको लगेगा इस ब्रिज को क्रॉस करने में। ठीक है, आधा मिनट लगेगा उसको ब्रिज को क्रॉस करने में। अगर ये पूछा जाए कि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ट्रैक ऑफ लेंथ ऑफ ट्रैक, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, लेंथ ऑफ ट्रैक यूज्ड इन क्रॉसिंग, क्रॉसिंग में टोटल ट्रैक का लेंथ कितना यूज हुआ है। तो देखो क्रॉसिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई थी जब ये यहाँ पे था, और कंप्लीट यहाँ पे भी जब यहाँ पे है, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की ये जो टोटल लेंथ है ना, ये जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ वो लेंथ है जहाँ जो हमने यूज में लिया ट्रैक की क्रॉसिंग के समय। क्रॉसिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे कंप्लीट होगी, तो उस समय ट्रैक यहाँ से यहाँ तक का यूज हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का यूज हुआ है, तो ये टोटल ट्रैक की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा। फिर हम लिख देंगे टोटल ट्रैक की लेंथ आ जाएगा, इनिशियली 400 लेंथ की ट्रेन खुद थी, फिर 800 मीटर का ब्रिज आया, फिर आगे 400 और निकल रहा है इसको पूरा क्रॉस करने के लिए, तो टोटल 1600 मीटर, इतना लेंथ तुम्हें यूज में लेना पड़ेगा। समझ में आएगा, इतना लेंथ का ट्रैक होना ही चाहिए उस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए। अदरवाइज तो अगर पीछे ट्रैक ही नहीं है, अगर पीछे ट्रैक ही नहीं है तो ये ब्रिज पे आ ही नहीं पाएगी पहले से, और आगे ट्रैक नहीं है तो आगे जा ही नहीं पाएगी। समझ में आ गई क्या बात। तो प्रॉपर तुम्हें कम से कम ये तुम्हारा 800 1200 मीटर का ट्रैक चाहिए तुम्हें, अगर क्रॉसिंग स्टार्ट से क्रॉसिंग एंड करना है तो इतना ट्रैक का यूज होगा उस प्रोसेस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि ट्रेन पासेज ए पोल ऑन द साइड ऑफ ट्रैक, इट्स फ्रंट एंड पासेज क्रॉसेज द पोल विद स्पीड u एंड लास्ट एंड क्रॉसेज विद स्पीड v। फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन व्हेन पोल इज एट मिड ऑफ द ट्रेन। जब पोल जो है वो ट्रेन के मिड पॉइंट पे है उस समय उसकी स्पीड कितनी होगी ये बताना है। ऑल्सो फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द पोल इफ लेंथ ऑफ द ट्रेन इज l कंसिडरिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
क्वेश्चन सुनो, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसी को उठा लेते हैं। ठीक है, बस इसमें ब्रिज नहीं है, पोल है। क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो और खुद से ट्राई करो, बाकी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार खुद से ट्राई करके मेरा सोल्यूशन देखना तो ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन में बोला है ट्रेन पासेस ए पोल एट द साइड ऑफ द ट्रैक। ये ब्रिज को हटा देते हैं। ठीक है, कंप्लीट ट्रैक है, इसकी स्पीड इनिशियली, ये इसकी लेंथ एल है और इसकी स्पीड जो है वो इनिशियली यहाँ पे यू है, और जिस समय पे ये ट्रैक पे एक पोल को क्रॉस करती है, एक पोल को क्रॉस करती है, ये मान लो ये पोल रहा। ये पोल ऐसे बना देते हैं क्योंकि हमें अलग अलग डायग्राम बनाएंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, अलग अलग टाइम के डायग्राम बनाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ऐसे बना लेते हैं कि ये पोल है यहाँ पे। इनिशियली जब फ्रंट एंड इस पोल के सामने है तो इसकी स्पीड यू है। फिर बोल रहा है कि जब ये ट्रेन इसको क्रॉस कर गई, जब ये ट्रेन इसको क्रॉस कर गई उस समय ये ट्रेन ऐसे क्रॉस करके निकल जाएगी। ये ट्रेन इसको क्रॉस करके निकल गई दोस्त। ट्रेन जब इसको क्रॉस करके जा चुकी है उस समय जो इसकी स्पीड है वो v है। इस सिनेरियो में इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते v हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? v हो चुकी है। अब बोल रहा है कि अगर जब ये मिड पॉइंट पे था, जब ये मिड पॉइंट पे था, ऐसे समझो, जब ये मिड पॉइंट पे था, ये तो फाइनल सिचुएशन है। इनिशियल सिचुएशन कुछ ये रही होगी कि ये ट्रैक है और ट्रेन कुछ मिड पॉइंट पे रही होगी, ट्रेन कुछ मिड पॉइंट पे रही होगी, ऐसे बिल्कुल बीच में। ठीक है, उस समय की स्पीड हमें एक तो बतानी है कितनी है, एक तो इस समय की स्पीड v नॉट बतानी है, और पूरी क्रॉसिंग में यहाँ से यहाँ तक का ये टाइम कितना लगा ये बताना है। इनिशियल स्पीड u है और फाइनल स्पीड v है। हमें ये दे रखा है, मान लो ट्रेन की लेंथ l गिवन भी है और l गिवन भी नहीं होता तो u और v में जो रिलेशन है कि मिड पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम मान लेते हैं इसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है a, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है। तो ये a है, ये b है और ये c सिनेरियो है। a से c तक में अगर डायरेक्ट इक्वेशन लगाना चाहूँ मैं a से c में, तो मैं थर्ड इक्वेशन सीधे लगा सकता हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस। तो फाइनल वेलोसिटी v दे रखी है, माइनस वेलोसिटी u दे रखी है, इक्वल टू इंटू एक्सेलरेशन a, और डिस्प्लेसमेंट हुआ पूरा l। जब पूरी क्रॉसिंग हो गई है ना, यहाँ से ये वाला एंड पूरा यहाँ पे पहुँच चुका है, यानी कि ये वाला एंड पूरा यहाँ पे आ चुका है, तब क्रॉस हो चुका है ये पोल, तो डिस्प्लेसमेंट l हो चुका है। लेकिन मिड वाले पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना, l/2 हो चुका है, l/2 आगे l/2 पीछे, ऐसे है ट्रेन मिड पॉइंट पे है। तो जब मैं a से b में लगाऊंगा इक्वेशन, तो मैं लगाऊंगा v नॉट का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी u का स्क्वायर इक्वल टू इंटू एक्सेलरेशन a डिस्प्लेसमेंट l/2। समझ में आ गई क्या बात? अब ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो v नॉट का स्क्वायर यहाँ से v नॉट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इक्वेशन 1 अपॉन में इक्वेशन 2, इनको डिवाइड कर दो, देखो तो ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में v नॉट स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2al अपॉन में 2al/2। तो देखो 2al से तो 2al पूरे कट जाएंगे और ये 2 ऊपर चला जाएगा, l/2 का 2, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में इक्वल टू 2v नॉट स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये 2v नॉट स्क्वायर आ जाएगा यू स्क्वायर, 2v नॉट स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये उधर जाएगा, तो और 2u नॉट स्क्वायर इधर आएगा, 2u नॉट स्क्वायर में से u नॉट स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो u नॉट स्क्वायर प्लस का u नॉट स्क्वायर बच जाएगा, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, 2u स्क्वायर में से u स्क्वायर माइनस होगा तो प्लस का u स्क्वायर बच गया अपॉन में ये, सॉरी ये बन गया, तो ये v नॉट जो बना वो स्क्वायर रूट ऑफ कितना बना बेटा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन में 2 को उधर भेज के स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, तो ये वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। ये फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट पार्ट का आंसर यही है कि भाई इतना जो बोल रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन व्हेन पोल इज एट मिड ऑफ द ट्रेन, उस समय जब ये मिड पे थी ट्रेन तो उस समय इतनी स्पीड थी, u प्लस v/2 नहीं थी, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2 इतनी वेलोसिटी थी जब वो मिड पॉइंट पे थी, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मोशन है। अब ध्यान सुनो,
नेक्स्ट पार्ट इसमें जो पूछा वो पूछा है कि ट्रेन को क्रॉस करने में टाइम कितना लगा होगा। टाइम ऑफ क्रॉसिंग पूछी हुई है इसमें, टाइम ऑफ क्रॉसिंग पूछी है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितनी होगी? टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या होगा कि जब वो पूरा क्रॉस करने में टाइम लगा होगा, टाइम उसके लिए लेंथ अपॉन में स्पीड, सिंपल ये करना है। तो टाइम कितना होगा, लेंथ कितना चला क्रॉस करने के लिए, ये वाला ऐसा यहाँ पे आ गया तो पूरी क्रॉसिंग हो गई, तो लेंथ कितना चला एल, स्पीड कितनी थी उसकी, स्पीड कितनी थी। स्पीड के लिए जब हमने बात करा कि जब हम लेंथ बाई स्पीड करने चले तो यू वी नॉट वी, स्पीड तो हमेशा बदल रही है, स्पीड तो हमेशा बदल रही है, तो हम एल बाई वी तो तब लगाते जब हमारे पास वी कोई कांस्टेंट स्पीड होती, कांस्टेंट स्पीड होती। तो या तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं ये निकालूंगा कि भाई ये एल डिस्टेंस चलने में टाइम कितना लगा, मेथड वन। मेथड वन तो मैं ये निकालूंगा कि भाई बट हेयर वेलोसिटी चेंजिंग, तो हम ये तो लगाएंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट एस की वैल्यू प्लस एल रख देंगे, और डिस्प्लेसमेंट को एल इक्वल टू, इसका डिस्प्लेसमेंट एल जो हो जाएगा वो यू, एल इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बन जाएगा एक इक्वेशन। इसको सोल्व करना पड़ेगा, एंड एक्सेलरेशन जो बनेगा वो वी माइनस यू अपॉन में टी। समझ में आई क्या बात? एक्सेलरेशन जो बनेगा वी माइनस यू अपॉन में टी, या फिर मैं ये बोलूँ कि इक्वेशन लिख देता हूँ वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये दो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से यहाँ से टी निकाल लो, और सॉरी यहाँ से ए निकाल लो, क्योंकि हमें तो टी चाहिए ना, ए निकाल लो यहाँ से, और इसमें पुट कर दो तो यहाँ से टी निकल के आ जाएगा कि टाइम कितना लगा। बट ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा, ये वन ऑफ द मेथड्स है जो इससे तुम ये कर सकते हो। दूसरा मेथड ये कि अगर हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है, इफ़ वी हैव इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका u, फाइनल वेलोसिटी जो है वो v है, क्रॉसिंग से पहले, क्रॉसिंग बिफोर क्रॉसिंग, क्रॉसिंग स्टार्टेड व्हेन क्रॉसिंग स्टार्ट, क्रॉसिंग जब स्टार्ट हुआ उस समय की, एंड व्हेन क्रॉसिंग कंप्लीटेड, जब क्रॉसिंग स्टार्ट हुई उस समय स्पीड u थी, और जब क्रॉसिंग कंप्लीट हो गई उस समय स्पीड v हो गई है। तो u स्पीड से स्टार्ट हुई और v स्पीड से, यहाँ पे u स्पीड से चली और चलते चलते इसकी फाइनल स्पीड v होगी, और इस प्रोसेस में वो क्रॉसिंग भी हो गई पूरी की पूरी। अगर हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन मानना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता हो, और a अगर यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है तुम्हें पता है वो u प्लस वी बाई टू होती है। ये हमने लास्ट लेक्चर में करा था कि अगर इनिशियल स्पीड u है, फाइनल स्पीड v, और इस इंटरवल में अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला होगा तो एवरेज वेलोसिटी निकल के आती है u प्लस वी बाई टू। बस एवरेज वेलोसिटी को तो कांस्टेंट वेलोसिटी माना जा सकता है पूरे इंटरवल में। एवरेज वेलोसिटी वही तो होती है कि इस पूरे इंटरवल में तुम वेरिएबल वेलोसिटी के बजाय इस कांस्टेंट वेलोसिटी चलते तो भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट आता सेम ही टाइम में, वही तो एवरेज होता है। तो बस अगर वी एवरेज हमें पता है तो हम लिख सकते हैं कि जो टाइम लगा होगा, टाइम तो सीधा लिख सकते हैं। अब हमें एवरेज यानी कि कांस्टेंट वैल्यू पता है उसकी कि कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी से रिप्लेस किया जा सकता है इस वेरिएबल वेलोसिटी को, तो हम डिस्टेंस एल अपॉन में एवरेज वेलोसिटी से ये सोल्व कर सकते हैं। तो टाइम जो लगेगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम इन क्रॉसिंग, क्रॉसिंग में कितना टाइम लगा, तो वो आ जाएगा एल अपॉन में वी एवरेज कितना आ जाएगा बेटा, यू प्लस वी बाई टू, यू प्लस वी बाई टू, और ये टू ऊपर चला जाएगा तो टाइम आ जाएगा टू एल अपॉन में यू प्लस वी। ऊपर में थोड़ा सा ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह सोल्व करनी पड़ जाएगी, उसमें मैथ्स ज़्यादा है, दिमाग थोड़ा कम यूज हुआ है, इसमें थोड़ा दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ जाएगा, इसमें मैथ्स बिल्कुल कम हो जाएगी। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ रहा ना, तुम्हें बेसिक कंसेप्ट एवरेज वेलोसिटी का देखना है और सीधे आंसर देना है। ठीक है, चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, खासकर सेकंड पार्ट की कैलकुलेशन को आसान बनाना एक अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ थी उसके अंदर। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई कार ए है, वो इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड चल रही है, और बी है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, और इन दोनों के बीच में इनिशियल सेपरेशन 50 मीटर का है। तो बोला कि फाइंड टाइम व्हेन ए क्रॉसेस बी, जब ए बी को क्रॉस कर लेता है वो टाइम बताना हमें। और दूसरा बताना है फाइंड टाइम व्हेन बी क्रॉसेस ए, फाइंड टाइम व्हेन बी क्रॉसेस ए। और थर्ड बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस ए हैज़ मूव्ड व्हेन ही फर्स्ट कैचेज बी। ध्यान से सुनो, ए के पास में इनिशियल वेलोसिटी है, बी के पास में इनिशियली एक्सेलरेशन है, कोई वेलोसिटी नहीं है।
तो ए जो है वो तेज चल रहा होगा, तेज चलता हुआ आएगा, तेज चलता हुआ आएगा, आगे जाएगा, इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुई है। हो सकता है वो बढ़ते बढ़ते इतनी ना बढ़ पाए कि ये इसको आगे पीछे छोड़ सके, लेकिन हो सकता है ए क्रॉस करके चला जाए। ए क्रॉस करके आगे तो चला जाएगा, लेकिन वो तो 20 मीटर पर सेकेंड से कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। बी के पास क्या वो है कि बी के पास में इसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और अगर इसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी तो इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते 20 से ऊपर भी जाएगी। और जैसे वो 20 से ऊपर जाएगी, अब क्या होगा, अब पीछे से बी आएगा और उसको क्रॉस करके आगे निकलेगा। समझ में आ गई क्या बात? पीछे से बी आएगा और उसको क्रॉस करके आगे निकलेगा। तो बी पीछे से आएगा, उसको क्रॉस आया करेगा, बी फिर से क्रॉस करेगा, यानी क्रॉसिंग इस क्वेश्चन में 2 बार होने वाली है। क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें 2 बार क्रॉसिंग आएगी। पहला ही सवाल जिसमें 2 बार क्रॉसिंग हो रही है। तो ध्यान से सुनो, एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो इसको, बाकी फिर मेरा सोल्यूशन देखना। सिनेरियो जो है, उस सिनेरियो में टी इक्वल टू 0 पे ये कंडीशन गिवन है कि भाई ए पीछे और बी आगे है और इसी से स्पीड से चल रहे हैं। ए की इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है और ए की एक्सेलरेशन 0 है। बी की इनिशियल स्पीड 0 है और बी की एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस में ही। मान लो जिस जगह पे क्रॉसिंग होती है, मान लो जिस जगह पे क्रॉसिंग होती है, ये टी इक्वल टू 0 पे था ऐसा सिनेरियो, ये टी इक्वल टू 0 पे सिनेरियो था। जिस जगह पे क्रॉसिंग होगी ना दोस्त, उस जगह पे दोनों एक साथ होंगे, दोनों एक साथ एक ही जगह पे होंगे। जिस जगह पे क्रॉसिंग होगी उस जगह पे दोनों एक साथ एक ही जगह पे होंगे। क्लियर है क्या यार? तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को अब एक के ऊपर एक तो दिखा नहीं सकते, हम एक के नीचे एक दिखा देते हैं। ऐसे दिखा देते हैं कि भाई ये जो ए था वहीं बी है और क्रॉसिंग होने ही वाली है। समझ में आ गई बात? वहीं बी है, ए और बी ए की लोकेशन पे होंगे और एक्चुअल में ये पैरेलल ट्रैक्स चल रहे होंगे। ये एक पैरेलल रोड है, बस साइड से देख रहे हैं हमें तो एक लाइन दिख रही है। बाकी ये मान लो हो सकता है कि ऐसा ट्रैक है ऐसा, तो एक यहाँ पे चल रहा होगा, एक इस लाइन में चल रहा होगा, 2 लाइन्स में चल रहे होंगे तभी क्रॉसिंग वरना तो टक्कर कर जाएगा। समझ में आई क्या बात? तो पैरेलल ही चल रहे हैं ये। तो बी उसको क्रॉस करके, यानी कि ए क्रॉस कर जाएगा, बी क्रॉस करके जाएगा, और जिस भी समय पे चाहे ए क्रॉस करे बी को, चाहे बी क्रॉस करे ए को, दोनों एक ही पोजीशन पे होंगे ना भाई। क्रॉसिंग करते समय दोनों की पोजीशन तो सेम ही होगी। और वो पोजीशन मान लो यहाँ से डिस्टेंस x आगे है, ये मान लो डिस्टेंस x आगे है। तो एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग, इफ लेट एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग b has moved distance x, then distance traveled by a कितना हो जाएगा बेटा? 50 + x। अगर यहाँ से क्रॉसिंग में ये b आगे x चल चुका है, तो a को क्रॉस करने के लिए a जब क्रॉसिंग हो रही होगी तो a कितना चल चुका होगा? 50 + x चल चुका होगा। सिंपल सी बात है। देखो ऐसे क्वेश्चन हम रिलेटिव वेलोसिटी में करना सीखेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी में ये आसान हो जाते हैं, इजी। हम इसको बोल सकते हैं इजी विद रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट। बट अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, हमें तो सिंपल सिनेरियो से भी तो पता होना चाहिए ना। रिलेटिव वेलोसिटी तो एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे दूसरे फ्रेम में बैठना पड़ता है। हम तो ग्राउंड फ्रेम से चीज़ें देखते हैं सारी की सारी, तो हमें ग्राउंड फ्रेम की एक्सप्लेनेशन तो सारी कम से कम पता हो। रिलेटिव वेलोसिटी की तो बाद की बात है, पहले हमें ग्राउंड फ्रेम से क्या चीज़ हो रही है वो उसका एक्सप्लेनेशन देना आना चाहिए। इसलिए ये सवाल ग्राउंड फ्रेम से करने तुम्हें आने चाहिए, ताकि तुम्हें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आए कि रियल सिनेरियो क्या है। उसमें तुम्हें रियल सिनेरियो नहीं पता लग पाएगा कि एक्चुअल में कोई ग्राउंड फ्रेम से पढ़ के बैठ के कोई देख रहा होगा, वो उसको क्या दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें ग्राउंड फ्रेम से क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए। इसमें बोला हुआ कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए इज इक्वल टू 50, सॉरी हाँ, बी अगर एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ए 50 + x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एक्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो हाफ ए, बी के लिए अगर देखूंगा तो एक्स बन जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। मान लो टाइम टी, क्रॉसिंग का जो टाइम है वो टी है, क्रॉसिंग का जो टाइम है वो टी है, तो एक्स कितना आ जाएगा? एक्स डिस्प्लेसमेंट जो बनेगा वो हाफ ए टी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यू तो 0 था। ए के लिए देखूंगा तो ए के लिए वो बन जाएगा 50 + x डिस्प्लेसमेंट, किसके बराबर हो जाएगा? उसका स्पीड इंटू टाइम। कितना है उसकी स्पीड? 20 इंटू टी। भाई कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका? एक्स है, एक्स कितना? हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए देखूंगा तो इसका v इंटू टी, उसकी स्पीड u था, u ऑफ ए इंटू टी जो भी आएगा। तो x जो बन रहा है बेटा, x तो बन रहा है कितना? हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि x तो बन रहा है टी स्क्वायर के इक्वल।
और यहाँ से जो 50 प्लस एक्स आ रहा है वो बन रहा है 20 इंटू टी। ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2, दो इक्वेशन है और दो अननोन है। टी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसको क्वाड्रेटिक सोल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक सोल्व करने के लिए अब देखो ध्यान से सुनो, x इक्वल टू टी स्क्वायर 50 प्लस एक्स इक्वल टू जो 20t है, इसमें x की वैल्यू टी स्क्वायर पुट कर दो, 50 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 20t, तो बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 50 इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 50 इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से सुनो, इसको हम लिख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट निकालेंगे, माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि माइनस 20 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्सेलरेशन है 1 और डिस्प्लेसमेंट है सॉरी माइनस 4a है 1 और c है 50 अपॉन में 2 इंटू ए, यानी a है 1। तो t निकल के आ जाएगा 20 प्लस माइनस ये 20 का स्क्वायर 400 प्लस 50 इंटू 4, ये भी कितना हो जाएगा 200 अपॉन में 2, और ये बन जाएगा 20 प्लस माइनस 400 प्लस 200 बेटा 600 होता है, और 600 जो बनेगा वो 10 रूट 6 लिखा जा सकता है, 10 रूट 6 अपॉन में 2। तो टाइम जो बनेगा वो कितना बन जाएगा 10 प्लस माइनस 5 रूट 6, 10 प्लस माइनस 5 रूट 6। ठीक है, दो टाइम आ जाएंगे आंसर, एक तो टाइम आ जाएगा 10 प्लस का 5 रूट 6 t1, और ये t2 आ जाएगा 10 माइनस का 5 रूट 6। रूट 4 होता तो 2 बन जाता, 2 5 या 10, ये तो t2 नेगेटिव आ रहा है, क्रॉसिंग के दो टाइम आने थे, कुछ कैलकुलेशन जरूर मिस्टेक करी है अपन ने। हाफ ए टी स्क्वायर और ये 20 इंटू टी, हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर बनेगा, और ये 50 इंटू 50 प्लस एक्स इक्वल टू 20 इंटू टी, और ये 50 प्लस एक्स टी स्क्वायर का इक्वल टू 20 टी स्क्वायर माइनस 20 प्लस 50, तो टी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी, यानी कि 50। और ये कितना बन जाएगा 20 प्लस माइनस 400 प्लस 200, 600, 600 क्या बन जाएगा 10 रूट 6, 10 रूट 6 अपॉन में 2, तो ये 10 प्लस माइनस 5 रूट 6, टाइम तो यही निकल के आ रहा है। तो हाँ, टाइम एक ही निकल के आ रहा है, ध्यान से सुनो, टाइम एक निकल के आ रहा है, कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, टाइम एक निकल के आ रहा है, यानी कि ये जो तुम्हारी टाइम है t1 10 प्लस 5 रूट 6, और ये t2 जो है वो 10 माइनस 5 रूट 6 है। बट एक बार क्रॉसिंग, इस सिनेरियो में मुझे कुछ तो मिस्टेक लग रही है, क्योंकि एक बार क्रॉसिंग इसमें हो नहीं सकती। एक बार क्रॉसिंग के लिए अगर देखो, अगर ये पार्टिकल आगे इसको क्रॉस, अगर ए बी को क्रॉस कर गया है और बी आगे चला गया है, तो फिर ए भी इसको क्रॉस करेगा, बट हो सकता है कि यहाँ पे पहुँचते पहुँचते इतने टाइम में इसकी वेलोसिटी भी उसके बराबर पहुँच गई हो, बट ये जो टाइम है क्रॉसिंग का, वो टाइम आ रहा है 10 प्लस 5 रूट 6, और टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस का 50 इक्वल टू 0, और ये 20 इंटू टी ही लगेगा, 50 प्लस एक्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम 20 इंटू टी, यही गिवन था, 50 20 और 2, और ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बी था वो 2 था, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू टी स्क्वायर, एक्स आ जाएगा टी स्क्वायर, और 50 प्लस एक्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम 20 इंटू टी, तो 50 प्लस एक्स इक्वल टू 20t है, एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर रख दिया, टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 50 इक्वल टू 0, और माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी, यानी कि 50 अपॉन में 2 इंटू ए, यानी कि ये 1 है टी स्क्वायर कोफिशिएंट, तो 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर 400 प्लस 50 इंटू 200, और ये सॉरी यही दिक्कत हो गई ना, तभी मैं सोचूं कि इसमें समस्या तो आ गई। क्वेश्चन की अगर तुम्हें अप्रोच पता हो तो मैं ये पता लग जाता है कि कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो रही है कि नहीं हो रही है। 400 माइनस 200 आएगा ना, प्लस क्यों होगा, तो ये 400 माइनस 200 क्या बन जाएगा 200 बन जाएगा बेटा, और 200 का रूट बन जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 200, 200 को 10 रूट 2 लिख देंगे हम, 10 रूट 2 लिख देंगे, तो ये 5 रूट 2 आएगा ना कि 5 रूट 6, ठीक है, ये 5 रूट 2 आएगा। ठीक है, अब सही है, अब दोनों टाइम पॉजिटिव आ रहे हैं,
अब दोनों टाइम पॉजिटिव अगर आ रहे हैं तो एक बार क्रॉसिंग ए बी से होगी, एक बार बी की ए से क्रॉसिंग होगी। वो कौन सा समय होगा? इनिशियली तुम ध्यान सुनो, इनिशियली जब ए की स्पीड ज़्यादा है, इनिशियली सिचुएशन में ए की स्पीड ज़्यादा है तो ए क्रॉस करके जाएगा बी को। यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो इनिशियली ए क्रॉस करके जाएगा बी को, और 10, और वो टाइम कौन सा होगा? ये इसको T1 बोल देते हैं, इसको छोटे टाइम को T1 बोल देते हैं, बड़े टाइम को T2 बोल देते हैं। T1 टाइम होगा, ये T इक्वल टू T1 टाइम होगा, जहाँ पे ए जो है, ए की स्पीड ज़्यादा और बी की स्पीड कम है। बी की स्पीड अगर मैं देखूँ वी बी ए इंटू टी, ए इंटू T1 से मल्टीप्लाई करो एक्सेलरेशन को तो कितना बन जाएगा? ये 10 माइनस 10√2। समझ में आएगी ये बात? यहाँ पे बी की स्पीड कितनी है? 2 से मल्टीप्लाई करो, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू 0 था, ए एन 2 इंटू टाइम 10 माइनस 4, तो 20 माइनस 10√2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ए क्रॉसिंग बी, ए जो है वो बी को क्रॉस कर रहा होगा T1 टाइम पे, बट कुछ टाइम बाद में होगा क्या? कुछ टाइम बाद में बी की वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो जाएगी, ए आगे चला जाएगा, ए आगे चला जाएगा इसमें। अगर मैं और आगे के बाद का सिनेरियो बताना चाहूँ, आगे अगर मैं चलूँगा तो थोड़ा आगे चलने के बाद में देखो ए आगे पहुँच चुका होगा, ए की जो ट्रॉली है, यानी ए जो ट्रॉली है वो आगे पहुँच चुकी होगी, और बी की ट्रॉली पीछे रह चुकी होगी। ए ट्रॉली आगे पहुँच चुकी होगी, बी की ट्रॉली जो है वो पीछे रह चुकी होगी। अब बी जो है वो पीछे रह चुका है, तो जब तक कि ए की स्पीड आगे की तरफ ज़्यादा है तो आगे की तरफ ए चलता रहेगा। फिर उसके बाद में होगा कि बी की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। जब बी की स्पीड, ये सेपरेशन अगर मैं देखूँ, सेपरेशन अगर मान लो ये बढ़ते बढ़ते डी हो गया, अब वी बी जो है, अगर इफ़ वी बी इंक्रीज्ड फ्रॉम यू ऑफ ए की स्पीड से अगर ज़्यादा हो गई है तो अब डी जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर क्रॉसिंग होगी। क्रॉसिंग में पीछे से ये दौड़ के आएगा, अब इसको क्रॉस कर जाएगा परमानेंटली, और फिर इसकी स्पीड तो बढ़ती रहेगी, आगे जाती रहेगी, जाती रहेगी। समझ में आ गई क्या बात? आगे जाती रहेगी। तो फाइनल सिनेरियो ये होगा कि बी यहाँ पे और ए बी यहाँ पे। समझ में आई क्या बात? बी जो है वो ए को क्रॉस करके आगे निकल जाएगी। अब परमानेंटली फिर ये वी बी ज़्यादा है, ग्रेटर देन 20 हो गया। अब ये फाइनल ये T2 टाइम होगा, सेकेंड क्रॉसिंग T2 टाइम हो गया, कौन सा? 10 प्लस 5√2 इतना सेकंड का, व्हेन बी क्रॉसेज ए, समझ में आई क्या बात? तो अगर फर्स्ट आंसर दूंगा तो कितना आंसर आएगा? पहला आंसर 10 माइनस 5√2, जब पीछे से आके ए बी को क्रॉस करेगा तो 10 माइनस 5√2, और जब वो क्रॉस कर जाएगा आगे जाके तो 10 प्लस 5√2 वो समय हो गया। अब सेकंड जो थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ, हाउ मच डिस्टेंस ए हैज़ मूव्ड व्हेन ही फर्स्ट कैचेज बी, ए कितना डिस्टेंस चला गया जब वो बी को कैच करेगा। तो टाइम इन फर्स्ट क्रॉसिंग, टाइम टेकन इन फर्स्ट क्रॉसिंग अगर मैं बात करूँ, देखो ए के क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तुम करना चाहो तो जितने मर्जी पार्ट करना चाहो कर सकते हो। पहला देखो कि टाइम इन फर्स्ट क्रॉसिंग, अगर मैं देखूँ थर्ड पार्ट सोल्व करें तो टाइम इन फर्स्ट क्रॉसिंग, में कितना टाइम लगा? फर्स्ट क्रॉसिंग में टाइम लगा T1 हमने निकाला कितना? 10 माइनस 5√2 सेकेंड, इतना टाइम लगा फर्स्ट क्रॉसिंग के अंदर। 10 माइनस 5√2 सेकेंड चला, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए, मैं सीधे भी लिख सकता हूँ कि एक्स ऑफ ए कितना होगा? उसका स्पीड इंटू टाइम, सिंपल सा बात है क्योंकि वो तो कॉन्स्टेंट स्पीड चल रहा था। तो 20 इंटू उसका टाइम कितना लगा? 10 माइनस 5√2। समझ में आ गई क्या बात? तो ये कितना चला जाएगा? 200 माइनस 25 या 100√2। समझ में आ गई क्या बात? या फिर मैं ऐसे कर लो, इसमें से 100 कॉमन ले लो, या फिर ऊपर वाले से 5 कॉमन निकाले तो 100 इंटू 2 माइनस √2, इतना मीटर का डिस्टेंस चलेगा ए। बी से पूछा जाए तो बी तो एक्स चला था, और बी का जो एक्स था वो तो यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा, टी रख दो यहाँ पे। बी कितना चला था? एक्स चला था, तो ये एक्स तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, टाइम की वैल्यू यहाँ पे रख दो, एक्स निकल के आ जाएगा। या फिर उसके लिए कितना चला एक्स, हाफ AT² लगा लो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी, अगर इसी इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी पूछा होता, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी पूछा होता तो उसका एक्स बी, वो एक्स ही है अभी जो अपन ने माना था ऊपर, वो हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू T², तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन है 2 और ये T², टी कितना है बेटा? 10 माइनस 5√2 का होल स्क्वायर। तो एक्स
जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी जो आ जाएगा, फर्स्ट क्रॉसिंग की बात है ये। सेकंड क्रॉसिंग में कितना, सेकंड क्रॉसिंग तक बी कितना चल लेगा, उसके लिए बाद का टाइम 10 + 5√2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यू तो जीरो ही है बी का। तो हाफ से 2 कट जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा 100, प्लस में 5 × 5 का स्क्वायर इंटू 2, 25 × 2 50, प्लस 2 × 2ab, -2ab आएगा क्योंकि माइनस है, तो माइनस का 2 × a है 10 और b है 5√2, तो 5 × 2 10, 10 to 100√2, माइनस का 100√2, तो बन जाएगा 150 - 100√2, इतना डिस्टेंस, इतना मीटर चलेगा ये एक्स बी। और अगर इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना चाहे तो 150 माइनस 1.414 होता है √2, 1.414, तो ये 141.4 बन जाएगा, और इसको माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा बेटा, 9.6 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी आ जाएगा 9.6 मीटर। समझ में आ गई बात? 9.6 नहीं आएगा, पूरा एक माइनस हो गया, 141 माइनस हो गया 150 में से 9, और 0.4 और माइनस हो गया, 8.6 बचेगा। 8.6 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ध्यान से सुन लो, ये तो मतलब बी का डिस्प्लेसमेंट आ गया। सेकंड उसमें करना चाहें तो सेकंड वाले का टाइम रख देंगे दोनों जगह पे, कि बस सेकंड टाइम क्रॉसिंग हुई तो मीन्स यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा फिर, तो वो सेकंड क्रॉसिंग का टाइम होगा। इसी क्वेश्चन को अगर और अच्छा बनाना हो तो इस क्वेश्चन में एक और पार्ट पूछा जा सकता है। ये तो थर्ड पार्ट था, फोर्थ पार्ट इसके अंदर ये पूछा जा सकता है कि देखो, जब जब फर्स्ट टाइम ए की स्पीड ज़्यादा थी तो वो क्रॉस करके बी को आगे गया था, और दूसरी बारी में ए को आगे गया, ए आगे गया, और फिर बाद में वापस से बी पीछे तेज तेज आके उसकी स्पीड बढ़ती गई, तेज होता गया, और फिर वो फाइनली उसकी स्पीड ज़्यादा हुई और वो बी ए को क्रॉस करके हमेशा के लिए आगे चला गया। इस प्रोसेस में बिटवीन T1 एंड T2, या फिर मैं बोलूँ कि हाँ बिटवीन T एंड T2, बिटवीन दी क्रॉसिंग्स, बिटवीन 2 टाइम्स ऑफ क्रॉसिंग, जो ए और बी के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? बिटवीन T1 एंड T2, बिटवीन द टाइम्स ऑफ क्रॉसिंग, between the in the interval of crossings, यानी कि T1 to T2, जो T1 to T2, what was the maximum distance, बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन समझो कि जो दोनों क्रॉसिंग हुई ए और बी, T1 और T2 टाइम पे, पहले टाइम पे ए बी को क्रॉस करके आगे निकला, बट वो आगे निकल गया, उसकी स्पीड कांस्टेंट ही थी, बी पीछे रह गया था क्योंकि उसकी स्पीड कम थी, बट उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, हर सेकंड 2 के हिसाब से बढ़ रही है। अगर हर सेकंड 2 के हिसाब से बढ़ रही तो बढ़ते बढ़ते फिर वो पास भी आएगा थोड़ी देर बाद में, और फिर फाइनली उसने क्रॉस करा। तो जब ए क्रॉस करके आगे निकला था तो वो मैक्सिमम कितना आगे निकला था उससे, यानी उन दोनों के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम कितना बढ़ा था, ताकि बी वापस से उस सेपरेशन को, वहां के बाद में बी ने उसको सेपरेशन कम करा और फिर 0 करा, फिर वापस बी आगे निकल गया। ये सिनेरियो हुआ होगा ना, तो उस सिनेरियो में वो मैक्सिमम सेपरेशन बीच में कितना हुआ था ये कैलकुलेट करना है। समझ में आ गई क्या बात? वो सेपरेशन इन दोनों के बीच का मैक्सिमम कब हुआ था। तो ध्यान से सुनो, 2 तरीके हैं इसको सोल्व करने के। मेथड वन तो है सिंपल कैलकुलस को यूज करके, मेथड 2 है सिंपल दिमाग को यूज करके। तो पहले मैं पहला मेथड बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोग दिमाग लगाने में विश्वास नहीं रखते हैं। तो पहले मेथड उनके लिए जो सिर्फ कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। खैर ये क्वेश्चन इतना भी आसान नहीं है कि सिर्फ मैथ से हो जाएगा, सोचना पहले मेथड के लिए भी पड़ेगा तुम्हें, कि पहले ये इन दोनों को ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, कि ये दोनों साथ साथ हैं, इनको उठा लेता हूँ मैं। इनिशियली ये दोनों इस तरीके से थे कि ए आगे था, सॉरी बी आगे था, ए पीछे था। इसके बाद में पहली जब क्रॉसिंग हुई, यहाँ पे देखो, पहली जो क्रॉसिंग हुई और दूसरी जो क्रॉसिंग हुई, इन दोनों के बीच के इंटरवल की बात कर लेते हैं। पहली क्रॉसिंग और दूसरी क्रॉसिंग के बीच के इंटरवल की बात करते हैं।
ये यहाँ पे ये वाला T1 और T2 क्रॉसिंग, ये T1 टाइम और ये T2 टाइम। T1 टाइम पे जो A की वेलोसिटी थी, यहाँ पे जो B की वेलोसिटी है वो लेस देन वेलोसिटी ऑफ A है, और यहाँ पे B की वेलोसिटी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ A है। इतना हमें पक्का पता है। B की वेलोसिटी A से तेज हुई होगी तभी तो B पीछे से आकर के इसको क्रॉस करा होगा। तो बीच में एक ऐसा सिनेरियो आया होगा जहाँ पे ये A यहाँ पे रहा होगा और B पीछे रहा होगा, और ये इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है D, ये मैक्सिमम रहा होगा। D क्या रहा होगा बेटा? मैक्सिमम रहा होगा। तो मैं इनिशियल सिनेरियो ले लेता हूँ T इक्वल टू जीरो पे जहाँ पे भी थे, T इक्वल टू जीरो पे जहाँ पे भी थे, तो T इक्वल टू जीरो से फ्रॉम T इक्वल टू जीरो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी ए अगर मैं पूछूं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए किसी भी टाइम टी पे, मान लो T इक्वल टू टी का सिनेरियो है, T इक्वल टू टी का सिनेरियो है ये, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए इन टाइम टी कितना हो जाएगा? 20 इंटू टी। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी किसी भी टाइम टी पे कितना हो जाएगा? हाफ इंटू एक्सलेशन 2 इंटू टाइम टी का स्क्वायर, और ये बन जाएगा टी स्क्वायर। देन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एट एनी टाइम कितना होगा? डिस्टेंस डी कितना होगा? डिस्टेंस डी देखो, अगर मुझे डिस्टेंस लिखना है तो मैं ये करूंगा कि देखो इनिशियली इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था? 50 मीटर था। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। इनिशियली इन दोनों के बीच का सेपरेशन था 50 मीटर। फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा बी चला और थोड़ा सा ए चला, थोड़ा सा बी चला और थोड़ा सा ए चला, मान लो ऐसे हो गए कि बी यहाँ से चल के, इनको ऐसे समझा लेते कि ए यहाँ पे आया, ए तो यहाँ पे आ गया चल के, और बी यहाँ पे आ गया चल के। ठीक है, ऐसा समझ लेते हैं। हम किसी जनरल टाइम टी की डिस्टेंस लिख लेते हैं, क्रॉसिंग रोसिंग को छोड़ते हैं। किसी जनरल टाइम टी पे इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है? तो ये ए है, ये यहाँ से चल के यहाँ पे आ चुका है, ए यहाँ पे आ चुका है किसी टाइम टी पे, और ये एक्स ए है, ये एक्स ए है, और ये एक्स बी है। बी ने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी है और ए ने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी है। अब इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? इन दोनों के बीच का ये सेपरेशन कितना है? देखो टोटल इनके बीच का सेपरेशन 50 था, ये 50 था। उसमें से इसने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करी वो डिस्टेंस इसने कम करी, कितनी कम कर दी? एक्स ए कम कर दी। और ये जो डिस्टेंस चली है इसने वापस से बढ़ा दी। तो अभी फिलहाल कितनी डिस्टेंस बची हुई है इनके बीच की डिस्टेंस? वो 50 मीटर थी, उसमें से एक्स ए कम हो गई और एक्स बी वापस से बढ़ गई। ये वाली जो सेपरेशन है वो कितनी है? यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 50 प्लस एक्स बी है ना। 50 प्लस एक्स बी में से ये एक्स ए माइनस कर दो, तो 50 प्लस एक्स बी में से एक्स ए माइनस कर दो। या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि जो भी डिस्प्लेसमेंट इनके बीच का डिस्टेंस था उसमें से एक्स ए तो उसने कम कर दिया, इतना कम हो जाना चाहिए था, बट इसने एक्स बी बढ़ा दिया, तो टोटल फिर से 50 माइनस एक्स ए प्लस एक्स बी इतना डिस्टेंस बच गया। ऐसा बोल सकता हूँ ना मैं। तो डिस्टेंस किसी भी टाइम टी पे एक्स माइनस एक्स ए प्लस एक्स बी इसके बराबर किसी भी टाइम पे इनके बीच का डिस्टेंस होगा। तो 50 माइनस एक्स ए कितना बन जाएगा मेरे दोस्त? एक्स ए को माइनस करो, माइनस 20 टी प्लस एक्स बी यानी कि टी स्क्वायर। ये किसी भी टाइम टी का डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का, किसी भी टाइम टी पर डिस्टेंस होगा। अब ये डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा? हमेशा चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, तो मैक्सिमम कब होगा वो पूछना है हमें। ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बन गया। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये डिस्टेंस मैक्सिमम या मिनिमम कब होगा ये हमें देखना है। मैक्सिमम या मिनिमम कब होगा? जिस समय पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा उस समय डी ऑफ डी अपॉन में डी टी जीरो होगा। जिस समय मैक्सिमम मिनिमम सेपरेशन होगा इन दोनों के बीच का, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, उस समय डी ऑफ डी अपॉन में डी टी इक्वल टू जीरो आएगा। तो इसको अगर मैं डी ऑफ डी अपॉन में डी टी जीरो करूँगा तो डी ऑफ डी अपॉन में डी टी करो तो ये 50 का डिफरेंस जीरो, माइनस 20 इंटू टी का 20 प्लस टी स्क्वायर का 2t। तो ये जो टाइम होगा इसको जीरो किया तो 2t इक्वल टू 20 आया, यानी कि टाइम आ जाएगा 10 सेकेंड। समझ में आ गई बात? टाइम क्या आ गया? 10 सेकेंड। तो जिस समय ये डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, टाइम व्हेन डिस्टेंस इज मैक्सिमम, इतने टाइम पे डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, वो कितना होगा? इतने टाइम में एक्स ए कितना चल चुका है होगा? तो वो 20 इंटू उसकी स्पीड टाइम t1, और तो 200 मीटर चल चुका है ये। और बी कितना चल चुका होगा? हाफ, वो टी स्क्वायर के बराबर था, एक्स बी टी स्क्वायर के बराबर था, तो 10 इंटू उसका स्क्वायर, ये 100 मीटर। तो डिस्टेंस जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा? किसी भी टाइम टी का डिस्टेंस 50 माइनस एक्स ए प्लस एक्स बी था, तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए 50, और एक्स ए कितना चल चुका उस सिनेरियो तक? 200,
और ये कितना चल चुका है 50। समझ में आ गई बात? तो कितना बन जाएगा माइनस का 50 मीटर डी मैक्स। नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है, नेगेटिव साइन सोज कि ये जो डिस्टेंस था हमने इस चीज़ का लिखा था, डिस्टेंस किसी भी इंस्टेंट पे हमने इस चीज़ का लिखा था कि ए बी आगे है और ए पीछे है, और उस सिनेरियो में ए पहली बार बी को क्रॉस करके आगे जा चुका होगा, इसलिए ए आगे होगा और बी पीछे होगा, इसलिए वो डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है। समझ में आई क्या बात? हमने एक्स ए को माइनस करके एक्स बी को जोड़ा है, उसमें एक्चुअल में एक्स बी ज़्यादा होगा, एक्स एक्स ए ज़्यादा होगा, एक्स बी कम होगा। तो 50 प्लस एक्स बी माइनस एक्स ए माइनस एक्स बी करना था वो उस तरीके से, तो हम फिर बोलते हैं कि वो कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर आ रहा है उसमें ये नेगेटिव इसलिए आ रहा है, वो बता रहा है कि तुम्हें कि जो अभी तुम डिस्प्लेसमेंट निकले थे उसमें बी को आगे मान रहे थे, वो बी आगे नहीं है, वो ए आगे है उस समय। समझ में आ गई क्या बात? साइन सोज ए इज अहेड। समझ में आ गई बात? ए आगे है। इसको निकालने का दूसरा तरीका है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ना। मान लो इसमें मतलब फंक्शन लिख करके डिफरेंशिएट तो कर दिया तुमने, मैथ वैथ इंक्लूड कर ली, बट फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तरीका मेथड 2 जो कि इजी मेथड है। ध्यान से सुनो, इनिशियल और फाइनल क्रॉसिंग का टाइम ले लो। इनिशियल क्रॉसिंग से फाइनल क्रॉसिंग का टाइम तुम्हें पता है T1 T2 कितना कितना है, 10 माइनस 5√2 और 10 प्लस 5√2, ये दो टाइम्स हैं। और हाँ, इसके बीच का ये सेपरेशन एक ऐसा आएगा, देखो इस समय हो क्या रहा है कि ये तो कांस्टेंट है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वी बी, इसकी जो स्पीड वी बी है वो बढ़ रही है, लेकिन इस समय वी बी है कितना, वी बी है ए इंटू T1 कितना था 10 माइनस 5√2 और T2 है 10 प्लस 5√2। देखो एक ही क्वेश्चन में हमने इतने टाइप की वैरायटी कर लेंगे, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही क्वेश्चन की इतनी वैरायटी कर लेंगे कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो वी बी जो बनेगा वो वी बी क्या बन जाएगा, वी बी बन जाएगा ए इंटू टी, यानी कि 20 माइनस का 10√2 इतना मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे वो बन गई वी बी इक्वल टू ए इंटू T2, तो बन जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 5√2, 10 प्लस 5√2, तो वी बी आ जाएगा यहाँ पे 20 प्लस 10√2 इतना मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते, इनिशियली ए की वेलोसिटी कम थी, बी की वेलोसिटी सॉरी ए की वेलोसिटी ज़्यादा थी, बी की वेलोसिटी कम थी, तो ए ज़्यादा चलेगा बी कम चलेगा, ए ज़्यादा चलेगा बी कम चलेगा, ए ज़्यादा चलेगा बी कम चलेगा, इस वजह से सेपरेशन बढ़ रहा था। फिर से धीरे धीरे क्या हुआ होगा कि बी की वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते ए की वेलोसिटी के बराबर हुई होगी, और अगर वो बढ़ते बढ़ते ए की वेलोसिटी के बराबर होते होते अगर बढ़ते बढ़ते ए की वेलोसिटी के बराबर हुई होगी, तो उस समय तक इस समय पे पहली बार दोनों की वेलोसिटी बराबर हुई है, मान लो ये वी और वी, ये जो टाइम है इस टाइम पे किसी टाइम टी की बात है, और इस टाइम पे वी ए बराबर वी बी हुआ है। और इसके बाद में यहाँ से इससे आगे जाऊँगा तो वी बी ग्रेटर देन वी ए रहेगा, इससे पहले देखूंगा तो वी बी लेस देन था वी ए से। अगर मैं इस सिनेरियो में आऊँगा तो इस पूरे इंटरवल इस इंटरवल से पहले जहाँ पे बी की वेलोसिटी कम थी, धीरे चला था, ए ज़्यादा तेज चला था, तो वो आगे जाता जा रहा था। बट जहाँ पे बढ़ते बढ़ते बी की वेलोसिटी ए की वेलोसिटी के बराबर हुई, तो अब इसके बाद में इसकी वेलोसिटी तो उतनी ही है, लेकिन बी की वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, तो अब बी पीछे से पास आने लग स्टार्ट हो जाएगा। जब बी पीछे से पास आने स्टार्ट हो जाएगा, तो अब डिस्टेंस इनके बीच की ये पहले बढ़ रही थी और फिर डिस्टेंस कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो व्हेन वी ए इज इक्वल टू वी बी, जब ए और बी के बीच का ए और बी की जो वेलोसिटी है वो बराबर होगी, उस समय जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। जब बी की वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते ए की वेलोसिटी के बराबर पहुंच गई होगी, उस समय जो मैक्सिमम होगा वो डिस्टेंस जो होगा वो उन दोनों के बीच का मैक्सिमम होगा। लेकिन कौन सी बात चल रही है, जो दोनों टाइम इंटरवल जो है बीच के, उनकी बात चल रही है, T1 से T2 के बीच के इंटरवल की बात चल रही है, उससे पहले उससे बाद की नहीं। उससे पहले बाद में तो जो मर्जी सेपरेशन रहे हों, भाई पहले ए 50 मीटर पीछे था, और आगे अगर जाऊंगा तो फिर बी तो हमेशा के लिए आगे चला गया होता, तो बहुत आगे चला जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से आगे एक्सेलरेट करता ही रहेगा। लेकिन जो इंटर क्रॉसिंग वाले टाइम्स हैं उन दोनों के बीच के इंटरवल की बात कर रहा हूँ, उसमें मैक्सिमम तब होगा जब ए और बी की वेलोसिटी एक बार बराबर हुई होगी। तब ए की वेलोसिटी तो 20 मीटर पर सेकंड ही है, वो तो कांस्टेंट ही है। बी की वेलोसिटी जब 20 मीटर पर सेकंड हुई होगी, कब हुई होगी, उसका एक्सेलरेशन टू टाइम टी, एक्सेलरेशन 2 है टाइम टी, तो टी कितना आ जाएगा 10 सेकंड। देखो वही आ रहा था ऊपर भी, वही 10 सेकंड आ रहा था, 10 सेकंड आ रहा था, वो टाइम जहाँ पे मैक्सिमम सेपरेशन था, यहाँ से भी वही निकल के आएगी। वो 10 सेकंड वो टाइम होगा, 10 सेकंड वो टाइम होगा जहाँ पे मैक्सिमम सेपरेशन होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। और वो सेपरेशन फिर मैं लिख दूंगा कितना, कि ये पहले ऐसे था, या ये ए था, ये बी था, फिर मान लो ये ए क्रॉस करके आगे और ये बी रह गया पीछे। समझ में आ गई बात? ये ऑलरेडी 50 मीटर था, तो ये जो डिस्टेंस है ये ए ने कवर करी है, एक्स ए,
और ये जो डिस्टेंस है ये बी ने कवर करी है, एक्स ऑफ बी, और ये डिस्टेंस ये डी मैक्सिमम है। यहाँ पे दोनों की स्पीड वी और वी बराबर है, ये 10 सेकंड का समय है। तो ये डिस्टेंस डी कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस डी कितना हो जाएगा, यहाँ से तुम कवर कर सकते हो कि एक्स ए में से 50 माइनस कर दो, एक्स में से 50 माइनस करो तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, उसमें से ये एक्स बी और माइनस कर दो। यहाँ से तुम्हें साइन का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, इस तरीके से लिखोगे तो ये इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स ए में से 50 माइनस कर दिया, एक्स ए में से 50 माइनस कर दिया तो ये डिस्टेंस बच गई। अब उसमें से एक्स बी और माइनस कर दो, बी चला जो, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस आ जाएगा, एक्स बी और माइनस कर दिया। अब डिस्टेंस एक्स ए कितना चलेगा, एक्स ए तो चलेगा स्पीड इंटू टाइम 20 इंटू 10 सेकेंड में इतना चलेगा, माइनस का 50 माइनस का बी कितना चलेगा, हाफ इंटू एक्स इंटू 10 का स्क्वायर, ये चलेगा 100, तो ये 200 माइनस का 50 माइनस का 100, ये डिस्टेंस आ जाएगा 50 मीटर। अब हमने कोई साइन का चक्कर छोड़ा ही नहीं था, हमने डिस्टेंस से ही माइनस करी थी। समझ में आई क्या बात, ये आंसर आ गया। इन दोनों के बीच का मैक्सिमम जो डिस्टेंस हो सकता था, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन क्रॉसिंग्स, बिटवीन टू क्रॉसिंग, जब दोनों क्रॉसिंग हुई उस क्रॉसिंग के बीच में, उन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस हुई वो डिस्टेंस है ये। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा पार्ट होता है और ये बहुत अच्छी कैलकुलेशन होती है। इस कैलकुलेशन में बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, और जब इसको रिलेटिव मोशन से करेंगे तो हालांकि ये क्वेश्चंस, ये कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें ग्राउंड फ्रेम से और रियल सिनेरियोज देखने आने चाहिए। जब तक वो नहीं दिखेंगे ना, तब तुम एनएलएम में जाओगे, सर्कुलर मोशन में जाओगे, रोटेशन में जाओगे ना, तो तुम्हारा दिमाग फेल हो जाएगा। तो रियल सिनेरियोज तुम्हें दिखने चाहिए किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि वहां पे अगर तुम नहीं देख पाओगे चीज़ें, रियल सिनेरियो किस तरीके से पार्टिकल मूव कर रहा है, कैसे 3D मोशन हो रहा है, कैसे कोई कुछ चीज़ घूम रही है, कैसे चल रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा होगा, दिमाग फेल हो जाएगा। सच बता रहा हूँ। इसलिए तुम्हें इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। समझ में आई क्या बात। ठीक है, तो एक तो मैथमेटिकल तरीके होते हैं यार, और एक लॉजिकल रीजनिंग वाले तरीके होते हैं। मैं तुम्हें दोनों ही बताते हुए चलता हूँ, तुम्हें जो पसंद आते रहे वो तुम करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि जो t इक्वल टू 0 है ना, t इक्वल टू 0 पे a और b जो है उनकी जो वेलोसिटीज है वो 20 मीटर पर सेकंड और ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है 120 मीटर। बोल रहा है कि फाइंड टाइम व्हेन a एंड b आर क्लोजेस्ट, ये बताना है कि जब वो a और b दोनों एक दूसरे के क्लोजेस्ट हैं, और फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, क्या वो एक दूसरे को क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्लोजेस्ट डिस्टेंस अगर वो क्रॉस कर पाए तो 0 हो जाएगी, अगर नहीं कर पाए तो 0 नहीं होगी। समझ में आई क्या बात। लेट्स चेक इफ दे क्रॉस और नॉट। सॉल्यूशन, लेट्स चेक इफ दे क्रॉस और नॉट, क्योंकि अगर क्रॉसिंग नहीं हो पाई, क्रॉसिंग नहीं हो पाई, कैसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये 20 से आ रहा है, लेकिन इसके पास पहुंचने से पहले पहले अगर इसकी स्पीड बढ़ के 20 हो गई तो अब तो फिर 20 से ज़्यादा तो ये आगे चला ही जाएगा ना, फिर इसको पास आने नहीं देगा, फिर तो कोई क्रॉसिंग के चांसेस ही नहीं है। समझ में आ गई बात। तो उस समय देख लेते हैं कि ये कितना चलेगा। तो क्रॉसिंग के लिए, अगर क्रॉसिंग ना होना उसके लिए देख लेंगे कि भाई वही सेम सिनेरियो लगा देंगे कि पहले ये ए था और ये बी था, पहले ये ए था और ये बी था, और क्रॉसिंग के लिए ए और बी बराबर होंगे, ए और बी बराबर एक जगह पे होंगे। तो बी का डिस्प्लेसमेंट है ये एक्स बी, और ये ए का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एक्स बी को एक्स बोल देते हैं, और ये बन जाएगा 50 प्लस एक्स। तो सेम कैलकुलेशन आएगी, बट 50 नहीं है, ये 120 है, इन दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन हो जाएगा 120। तो ये कितना बन जाएगा, एक्स बी तो बन जाएगा हाफ इंटू एक्सलेशन इसका 2 है इंटू टाइम टी का स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर एक्स बी आ जाएगा जिसको हमने एक्स बोला। और जो एक्स ए बनेगा वो स्पीड इंटू टाइम 20 इंटू टाइम टी, तो 20 इंटू टी जो कि है 120 प्लस एक्स। अब इस एक्स को यहाँ पे रख दो, इस एक्स को यहाँ पे रख दो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120 माइनस 20 इंटू टी इक्वल टू 0, यानी कि ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 20 इंटू टी प्लस का 120 इक्वल टू 0। डिनोमिनेट डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, माइनस का सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac, 20 स्क्वायर यानी कि माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी कि 1 माइनस 4ac, 1 इंटू सी है 120, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस का 4 यानी कि 420 कितना हो जाएगा 480, 120 इंटू 480, और ये बन रहा है रूट के अंदर माइनस का 80। डिस्क्रिमिनेंट सॉरी ये डी इतना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी लेस देन 0 बन रहा है, डी लेस देन 0 यानी नो सॉल्यूशंस पॉसिबल, फॉर टाइम ऑफ क्रॉसिंग,
क्रॉसिंग का टाइम क्या होता है जब वो दोनों एक पोजीशन पे दोनों एक साथ एक पोजीशन पे है ही नहीं कभी। अगर होते तो टाइम की रियल वैल्यू जाती ना कि जो दोनों एक साथ होंगे उस समय के लिए। टाइम की कोई रियल वैल्यू आई नहीं रही, यानी कि नो क्रॉसिंग। हम बोल देंगे इसमें साफ साफ शब्दों में लिख देंगे कि देर इज नो क्रॉसिंग, देर विल नॉट बी एनी क्रॉसिंग, देर विल नॉट बी एनी क्रॉसिंग, विल नॉट बी एनी क्रॉसिंग, कोई क्रॉसिंग नहीं होगी। यानी कि जब वो आगे पहुंचेगा ना, जब सिंपल सी क्या बात है, अगर क्रॉसिंग क्यों नहीं होगी, जब ये आगे आएगा और इसके पास में पहुंचने से पहले, इसको क्रॉस करने से पहले ही इसकी बी की स्पीड बढ़ते बढ़ते 20 हो जाएगी। तो वो एक पास तक नज़दीक तक आएगा, उससे पहले इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते 20 हो चुकी होगी और फिर ये आगे चला जाएगा, तो क्रॉस कर नहीं पाएगा। समझ में आ गई क्या बात? तो अब वो पूछा है कि वो मिनिमम सेपरेशन कितना होगा और वो टाइम कितना होगा जिस समय पे वो एक दूसरे के पास, एक दूसरे से नियरेस्ट डिस्टेंस पे हैं। तो हम सिंपल सी बात करेंगे, मान लो कि जब ये ए यहाँ पे था और बी यहाँ पे था, अब मान लो बी यहाँ पे हो चुका है, किसी भी इंस्टेंट पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लिख देंगे ना कि बी तो यहाँ पे आ चुका है, बी यहाँ पे आ चुका है और ए यहाँ पे आ चुका है। किसी भी इंस्टेंट पे उनके बीच की डिस्टेंस लिख देंगे कि ये एक्स ए है और ये एक्स बी है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये देखेंगे कि पहले ये 120 थी, अभी जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है डी किसी भी टाइम टी पे, वो डिस्टेंस डी कितनी हो जाएगी? देखो फिर वही बात है, इनिशियली सेपरेशन था 120 मीटर, उसमें से एक्स ए ने तो सेपरेशन कम करने की कोशिश करी है और एक्स बी ने एक्स बी बढ़ा दी है। ये किसी भी टाइम टी पे उनके बीच का डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 120 माइनस, अब ए की स्पीड तो कितनी है 20, उसके हिसाब से टाइम टी में इतना चलेगा, प्लस हाफ इंटू एक्सेलेशन है इसका 2 इंटू टाइम टी में स्क्वायर ये। तो डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों के बीच में किसी भी इंस्टेंट? 120 माइनस 20 टी प्लस टी स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन दैम एट एनी टाइम टी। ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दैम एट एनी टाइम टी। और ये हमने बी को आगे मान के लिखा है, अगर बी आगे रहेगा तो डिस्टेंस पॉजिटिव आ जाएंगे, अगर ए आगे चला जाएगा तो फिर वो डिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगी। बस इतना सा सिनेरियो है। बट ए तो आगे जा ही नहीं रहा बी से, कभी भी क्रॉसिंग ही नहीं हो रही, तो ए आगे कैसे जा सकता है? तो ये डिस्टेंस डी यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि डी इक्वल टू 0 की यहाँ पे कोई रियल रूट्स होंगे ही नहीं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपवर्ड, इसके नो रियल रूट्स हैं। अभी डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू नो रियल रूट्स फॉर, अभी तो ऊपर यही तो करा था, डिस्टेंस ही तो 0 करी थी। तो नो रियल रूट्स फॉर, नो रियल रूट्स फॉर डी इक्वल टू 0। तो ये अगर मैं डिस्टेंस और टाइम का अगर ग्राफ बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे बना सकता हूँ। देखो मैथमेटिक्स में तुम पूरी दिखा देता हूँ कि इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, और टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे जो ये डी होगा वो 120 होगा ऑलरेडी, और टाइम बढ़ाने पर पहले तो ये घटेगा और फिर वापस से बढ़ेगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ये सेपरेशन, ये पैराबोलिक पाथ है ऐसे, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। समझ में आई क्या बात? कोई एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे ये डिस्टेंस मिनिमम होगा, एक तो ऐसा टाइम होगा जहाँ पे डिस्टेंस मिनिमम होगा। वो कौन सा टाइम होगा तुम सीधे बता सकते हो पिछले बार वाली कैलकुलेशन से, या तो तुम, दो मेथड है इससे आगे प्रोसीड करने के, या तो ये वर्टेक्स निकालो। तीन तरीके हो सकते हैं। मेथड वन तो ये हो सकता है फॉर डी मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए और टाइम निकालने के लिए। दो, एक मेथड तो ये हो सकता है डी ऑफ डी अपॉन में डी टी को 0 करो, ठीक है, और यहाँ से टाइम निकालो और फिर वहाँ से डी मिनिमम निकालो और फिर डी मिनिमम निकालो। ये अभी हमने करा ऊपर। क्या करना है, तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करके 0 करना है, वहाँ से टाइम आएगा, टाइम को वापस रख देना, तो ये डिस्टेंस मिनिमम आ जाएगी और टाइम भी आ जाएगा किस टाइम पे मिनिमम है। दूसरा मेथड फ्रॉम ग्राफ से हम देख सकते हैं कि पैराबोलिक ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ ये बन रहा है टी और डी का। तो जहाँ पे ये मिनिमम होगा उस समय ये वर्टेक्स बनेगा, ये वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स होगा इसका, और वर्टेक्स क्या होता है इसका? माइनस बी बाई 2 है। तो माइनस ऑफ बी कितना है इस इक्वेशन का? माइनस का 20 अपॉन में 2 इंटू ए कितना है? टी स्क्वायर कोफिशिएंट 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस 10 सेकेंड इसका वर्टेक्स है। 10 सेकेंड पे इनके बीच का डिस्टेंस अभी भी जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। तो डी मिनिमम कितना आ जाएगा? उसमें रख दो 120 माइनस 20 इंटू टाइम की वैल्यू 10 प्लस टी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, कितना बन जाएगा बेटा? 120 माइनस का 200 प्लस का 100, तो ये कितना बन जाएगा? 220 माइनस 200, तो 20 मीटर। ये मिनिमम सेपरेशन होगा दोनों के बीच का 10 सेकेंड पे और 10 सेकेंड पे और 20 मीटर पर सेकेंड, ये मिनिमम सेपरेशन हो जाएगा एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड। तीसरा मेथड और देखो, तीसरा मेथड और सुनो, मेथड 3।
तीसरा मेथड और है, तीसरा मेथड वही है कि जब भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ए बी को कैच कर रहा है, ए बी को कैच कर रहा है, ये ए था और ये बी था, बी की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है और ए की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जहाँ पे क्रॉसिंग करते मतलब कि चलते चलते वी बी की वेलोसिटी वी के बराबर हो जाएगी, वी ए के बराबर हो जाएगी, और ये यहाँ पे आ चुका होगा, मान लो ए यहाँ पे आ चुका है और ये वी ए, समझ में आ गई ये बात। और वी बी बराबर वी हो गया बढ़ते बढ़ते, इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते वी ए के बराबर होगी। अब जो सेपरेशन होगा ये मैक्सिमम मिनिमम सेपरेशन होगा, क्योंकि इससे पहले वी ए की स्पीड ज़्यादा थी तो डिस्टेंस कम हो रही थी। अब इसके बाद में वी बी की इसके आगे वी बी की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी वी ए से, तो फिर डिस्टेंस फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, आगे वाला पार्टिकल तेज चलना स्टार्ट कर देगा। तो वो मिनिमम सेपरेशन कब रहेगा? जब दोनों की स्पीड बराबर है। क्या है? जब दोनों की स्पीड बराबर है। तो जब दोनों की स्पीड बराबर है तब डी मिनिमम है, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि वो टाइम निकाला जा सकता है वी बी इक्वल टू वी ए करके। वी बी हो जाएगा ए इंटू टी इक्वल टू वी बी यानी कि 20, 2 इंटू टी इक्वल टू 20, और टी आ जाएगा 10 सेकेंड। देखो अब टी आ गया तो वो डिस्टेंस फिर उसी तरीके से निकाल कर हम कर सकते हैं। क्लियर है क्या यार? तो आई होप कि यार तुम्हें ये चीज़ें पसंद आई होंगी, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इस तरीके से करना, नए नए अप्रोच से सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगर तुम्हें ये चीज़ें पसंद आई हैं तो यार देखो, इसी तरीके की और भी आगे हम लेक्चर्स में क्वेश्चंस करेंगे, बट आज के लिए इतना ही है। और तुम्हें आज के लिए होमवर्क अपने कोचिंग मटेरियल से तो जो भी इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है वो ढूंढ लेना। बाकी एचसीवी में इस तरीके के क्वेश्चन और एसबीटी रोडो से तुम इस तरीके के क्वेश्चन, पाथफाइंडर से ये क्वेश्चन कर ट्राई कर सकते हो, तुमसे आसानी से बन जाएंगे। ठीक है ना? उसके अलावा तुम जो भी बुक फॉलो करते हो वहाँ से अगर तुम्हें कोई होमवर्क करना हो तो तुम अपना वहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन ढूंढ लेना और तुम क्वेश्चन कर लेना, कोई इशू नहीं है उसमें। और अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, तो मैं नोट्स वगैरह के फ्री नोट्स वगैरह तुम्हें जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ या ऐसे एज इट इज़ नोट्स तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगे। और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना 7696836922 पे, तुम्हें कोई भी क्वायरी हो तो। बाकी डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लेना यार, यहाँ पे 24/7 डाउट डिस्कशन होता है। मैं खुद लाइव डिस्कशन करता हूँ डाउट्स का बच्चों के साथ में डेली नाइट में, अराउंड 10:30 10:40 के आसपास में आता हूँ। बाकी जो भी टाइम मेरा होता है मैं पहले अपडेट कर देता हूँ, मैं इस टाइम पर लाइव आऊँगा और बच्चे लाइव आकर के मुझसे डाउट डिस्कशन करते हैं। तो अगर तुम्हें ये चीज़ें क्लियर हैं और पसंद आ रही हो तो यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कंप्लीटली फ्री है, तुम्हें किसी भी तरह का कोई अमाउंट पे नहीं करना। ठीक है? आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में।